नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, जो पॉलिटी आपका हो चुका है 2 टेस्ट के माध्यम से। ज्योग्राफी का एक टेस्ट कराया जा चुका है, उसी का ये पार्ट 2 है। आज 51 से 100 क्वेश्चन इसमें करेंगे। और दोस्तों ये देखिए, अगर आप ये टेस्ट भी अच्छे से कर लेते हैं और इनके नोट्स बना लेते हैं तो ये गारंटी है कि इसके बाहर आपको ना मुश्किल से ही कुछ देखने को मिलेगा। और ज्योग्राफी का और पॉलिटी का तो विशेष रूप से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटी के सभी कंसेप्ट उसमें बताए गए हैं, केवल क्वेश्चन नहीं कराए गए हैं, सारे टॉपिक के कंसेप्ट भी बताए गए हैं। ये राष्ट्रपति हो, वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, या संसद की कार्यप्रणाली है, सब कुछ। और ज्योग्राफी में भी देखिए हमने भी लैंड फॉर्म बताया, मानसून पूरा क्लियर करा दिया कंसेप्ट से। अगर नहीं देखा तो पिछली वीडियो देखिए। ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें अधिकांश बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो ये पूरा मानसून क्वेश्चन के साथ साथ समझाया भी गया है। मानसून का टॉपिक आपको चक्रवात और प्रति चक्रवात, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन पूरा बता दिया गया है। क्वेश्चन भले उसके 2-3 थे, लेकिन टॉपिक की समझ हमने पूरी क्लियर करा दी है पिछले उसमें। नदियाँ बताई गई हैं कि कौन सी उत्तर से दक्षिण है और कौन सी पूर्व से पश्चिम है, कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कौन सी अरब सागर में गिरते हैं। तो इन्हीं सब के ऊपर तो क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जो एक्सपीरियंस छात्र हैं उनको तो सीधा सीधा पता है कि ज्योग्राफी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे आपके? मानसून से बनेंगे, जैसे चक्रवात से बनेंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? महासागरीय धाराओं से बनेंगे और पर्वतों की ऊंचाई से बनेंगे। कौन सी नदी कहाँ गिर रही है वो बनेंगे। जलप्रपात कहाँ है, किस नदी पर है, कौन सा है, ये बनेंगे। और ये सब पिछले वीडियो में कराए गए हैं, तो उस वीडियो को देख लीजिए। बाकी बच्चे अभी कराएंगे आगे। और सबसे मज़ेदार बात यह कि ट्रिक्स पिछली वीडियो में कम से कम 5 ट्रिक्स आपको बताई गई हैं, और वो ट्रिक्स उन्हीं के ऊपर तैयार की गई है जो रिपीटेड टॉपिक हैं। अर्थात आयोग जो है, संघ लोक सेवा आयोग हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, वहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है हर साल। तो अगर आप उनको भी छोड़ते हैं ना और लाइटली लेते हैं कि नहीं मैं बाद में कर लूँगा, तो फिर देखिए प्री नहीं निकलेगा। प्री का तरीका ये है कि आप समझें, और केवल समझने से काम नहीं चलेगा भाई, रटे। सीधी सी बात है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। जब तक याद नहीं रहेंगे तो कितनी भी अच्छी समझ रहेगी, तो आप वहाँ क्या करोगे? आपको ऐसा लगेगा कि यार शायद ये गुटेनबर्ग थी या मोहो थी, क्या थी वहाँ पर, अगर मैं इस क्वेश्चन को उदाहरण लूँ तो आपको लगेगा अच्छा इन दोनों में से एक है, तो फिर भगवान भरोसे कोई सा एक लगा दोगे और वो हो जाएगा गलत। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सीधा सीधा ट्रिक से याद करो, क्योंकि कितना रटोगे आप, रटने की भी सीमा है। और समझना, जो टॉपिक समझने के हैं उनको आप रट नहीं सकते हैं, उनको आपको समझना ही होगा। जब तक समझोगे नहीं तो कितना भी रटोगे तो वो हो ही नहीं पाएंगे। मानसून का टॉपिक है, अगर मानसून के टॉपिक में आपको कंसेप्ट नहीं पता है, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, ITCZ क्या है, तो ITCZ आप रट ही नहीं सकते हैं। और समझ आ गया तो कभी फिर उसको दोबारा ज़िंदगी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बार समझोगे तो फिर वो सालों साल आप क्वेश्चन आंसर करोगे, तो आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा। अब यही सब है। अब आप ये वीडियो देखिए, इस वीडियो का कंसेप्ट, हमारा जो पर्पज़ है बनाने का, केवल और केवल ये है। इतनी लंबी वीडियो क्यों बना रहे हैं? और इतनी लंबी भी नहीं है, 50 क्वेश्चन हम 60 मिनट में बना रहे हैं लगभग। तो एक क्वेश्चन की लगभग 1 मिनट तो देनी पड़ेगी, जिसमें हम समझा भी रहे हैं आपको। और अगर केवल उत्तर बताना होगा तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो आप इसका 40-50 रुपये का अपना प्रिंट आउट खरीदिए और सीधे उत्तर लगाइए। अगर खुद पढ़कर समझ में आता तो फिर तो दूसरे की ज़रूरत ही नहीं थी किसी की। तो इसलिए, क्योंकि आपका दिमाग एक तरीके से चलता है, हमारा दिमाग किसी और तरीके से चलेगा, किसी तीसरे व्यक्ति का किसी और से चलेगा। तो हमारा एक्सपीरियंस भी है और ज्योग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। तो आप समझ जाओगे वीडियो देखने के बाद कि किस प्रकार से आपको समझाया गया है और याद कराया गया है। चलो अब शुरू करते हैं दोस्तों। इसी नाम पर आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मेहनत इतनी लगती है कि एक एक कंसेप्ट वहाँ दिमाग में रखना पड़ता है कि आपको ये भी बताना है और ये छोड़ना है, ये बताना है। चलो शुरू करते हैं अगला अपना पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 51 से देखते हैं। देखिए, क्रोड, ये क्या पूछा है कि कौन सी अशांतत्य पृथ्वी के कोर अर्थात क्रोड और मेंटल परिवार के अलग करती हैं। अब आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, 3 इसमें मुख्य लेयर होते हैं। इसमें पृथ्वी की ये कोर पार्ट होता है इसका, जो लोहे से बना होता है मेनली। ये मेंटल होता है, मेंटल। और ये ऊपर की भूपर्पटी से हिंदी में बोलते हैं भूपर्पटी। तो इसकी जो है, इसने पूछा है कहाँ, किसके बीच में अंतर पूछा है इसने, ये जो लास्ट वाली है मेंटल और कोर के बीच में पूछा है। ये कोर पार्ट है और ये मेंटल है, ऊपर वाली नहीं पूछा है इसने। तो आपको पता होगा इनको 3 भागों में क्यों विभाजित किया है, क्योंकि इनकी करेक्टरिस्टिक
अलग अलग हैं, इसका घनत्व अलग है, इसका मटेरियल अलग है, इसी प्रकार इसका मटेरियल अलग है, इसका घनत्व अलग है। तो 3 हिस्सों में बांटते पृथ्वी को आंतरिक संरचना को वैज्ञानिकों ने। तो इसमें जब यहाँ से जहाँ जो चेंज होता है उसको ही बोलते हैं अशांतत्य, अर्थात थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, अलग टाइप की चीज़ें आगे आगे। तो ऊपर ये भूपर्पटी की इसके 2 हो जाएंगी हिस्से, ऊपरी और निचली। ऐसे ही ये जो मेंटल है, मेंटल के भी 2 पार्ट होते हैं, ऊपरी मेंटल निचली मेंटल। और ऐसे ही कोर के भी पार्ट होते हैं, ऊपरी कोर और भीतरी कोर, या बाहरी और आंतरिक। तो ये पूछ रहा है कहाँ, कोर और प्रवार, अर्थात ये वाला पूछ रहा है ये, क्योंकि ये हमारे मेंटल होगी और ये होगी कोर, CORE कोर। तो अब इसकी एक ट्रिक याद कर लीजिए आप सीधा, ये कमर, कै मैं रे कमर गुल, गुल है। अब ऐसे याद करोगे तो हमेशा कन्फ्यूजन होगा, याद कर लीजिए इसे कोनराड, फिर M से मोहो, R से रेपेटी, गु से गुटेनबर्ग और L से लेहमैन। सॉरी दोस्तों। तो ये पूछते हैं ये वाला, तो आप देखिए क्या है, कै मैं रे गुल। तो क्या हो गया, ये गुटेनबर्ग आ गया यहाँ पे सीधा सा। तो इसका उत्तर क्या हो गया, गुटेनबर्ग, ये रहा। और अगर ये पूछता आंतरिक कोर और बाह्य कोर तो लेमैन बता देते हैं। ऐसे ही अगर पूछता भूपर्पटी वाला जो सबसे ऊपरी है और गुटेन ये मेंटल की ये होती मोहो, तो ये आपको पता ही होगा। तो ये 8 प्रकार की जो है अशांतत्य रेखाएं खींची गई है, काल्पनिक, उनके नाम दिए गए, जिस जिस वैज्ञानिकों ने इनका नाम वो खोज करी उन्हीं का नाम दे दिया प्राय इनको ना। तो इसका उत्तर ए हो गया। आगे चलते हैं। देखिए पृथ्वी की आंतरिक भाग को जानने के ना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 स्रोत होते हैं। तो इसने प्रत्यक्ष पूछा है, तो प्रत्यक्ष में क्या होगा भाई, प्रत्यक्ष तो है जो हमें दिखाई देंगे, जिनको हम टच कर सकेंगे। तो क्या क्या होते हैं प्रत्यक्ष स्रोत, भूकंप नहीं, ये अप्रत्यक्ष स्रोत होता है, अप्रत्यक्ष। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष होगा, खदान से प्राप्त चट्टानें ये भी प्रत्यक्ष होगा, गुरुत्वाकर्षण ये नहीं होगा, है ना। तो उत्तर होगा इसका 2 और 3, केवल 2 हैं, ये बी उत्तर हो गया इसका, 2 और 3। तो ये याद रख लेना आपको। खदान से क्या होता है, कई बार इतनी गहरी खदान हो जाती है ना, नीचे अलग चट्टान आ जाती है, तो हमें पता चल जाता है पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार की चट्टानें हैं। अब देखिए 53वां क्वेश्चन क्या बोलते हैं, तीर और ऊर्ध्वाधर ढाल, ऊपरी सतह पर असंगठित सामग्री, पर्याप्त जल की रुक रुक कर आपूर्ति और वनस्पति की अनुपस्थिति। क्या इसके संदर्भ में क्या पूछ रहा है, उपर्युक्त दशाओं में से कितनी पंख प्रवाह अर्थात मड़ जो कीचड़ निकल नीचे की ओर बहता है को बढ़ावा देती है। तो आप समझ लीजिए, देखिए वनस्पति नहीं होगी तो बिल्कुल होगा, है ना। पर्याप्त जल की रुक रुक कर आपूर्ति होगी, देखिए अगर जमीन सूखी रहेगी तो कीचड़ का प्रवाह थोड़ा ही होगा, और जितनी ज़रूरत है उसकी रुक रुक के आपूर्ति होती है तो होगा। अगर एक तरफा आपूर्ति रहेगी तो वो ऐसे रोज रोज कटता रहेगा तो कीचड़ बनेगा ही नहीं वहाँ। तो क्या होता है, कभी आया पानी फिर रुक गया, कभी आया फिर पानी रुक गया, तो उससे कीचड़ बन जाता है। तो ये भी सही है। ऊपरी सतह पर असंगठित सामग्री की उपस्थिति, ये भी सही है, अर्थात जो ऊपरी सतह है जिसका कीचड़ बन रहा है वो ना ठोस नहीं है। मान लिया जैसे पत्थर होंगे तो उसका कीचड़ थोड़ी बनेगा। तो असंगठित सामग्री अर्थात जिनके कण दूर दूर हैं, तो इनमें पानी भर जाता है और ये निकल के कीचड़ बन जाता है इसका। और तीर उड़ाल तो हो गई भाई, अगर प्लेन है मैदान में थोड़े पंख प्रवाह करेगा, तो ये पहाड़ों पे बनता है, यहाँ से तीर उड़ाल पे। तो सभी चारों हैं इसमें। अब ये देखिए कुछ ये प्रक्रियाएं बताई हैं और उनका विवरण दिया है। तो इसमें क्या है, ये कंसेप्ट आप याद रख लीजिए। अवक्षालन किसे बोलते हैं, इल्यूवेशन, नीचे के स्तरों पे विलियत मृदा का संचयन। तो यही होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ऊपर पानी भरता है ना तो नीचे में ज़्यादा मृदा इकट्ठित हो जाती है। समाहोपन, जो नीचे जाके इकट्ठे होते हैं उसी को ही बोलते हैं संपोहन। तो देखिए जल द्वारा मृदा के अवयवों का नीचे की ओर परिवहन, इसे संपोहन बोलते हैं। तो ये दोनों लगभग सेम ही है लेकिन थोड़ा अंतर है, याद रख लीजिए। ये भी सही है। तीसरा क्या है, वी सिलिकेन, तो ये तो पता ही है। डी सिलिकेनाइजेशन, तो क्या होगा, तो सिलिका हट जाएगी, मृदा से सिलिका को हटाना। तो ये भी सही है, तीनों सही है इसमें, जो भी उत्तर है लगा दीजिए सी। 55 क्वेश्चन देखते हैं। 55 लैकोलिथ। देखिए कुछ आपको पता होगा ना, ज्वालामुखी निर्मित कुछ आकृतियाँ होती हैं। एक तो भूपर्पटी के ऊपर बनती हैं, जैसे सिंडर, शंकु, क्रेटर वगैरह बनते हैं। एक क्या होता है कि लावा के पिघलने से जमीन के नीचे ही कुछ आकृतियाँ बन जाती हैं। तो उनके ऊपर इन्होंने नाम दिए हैं और पूछा है कि इसकी विशेषता यही है क्या। तो लैकोलिथ में क्या लिखा है इसने,
लेंस के आकार का नहीं होता, ये गलत दिया है इसने, है ना। लेपोलिथ तस्तरी के आकार का, ये बिल्कुल सही होता है, ये सही है। और फैकोलिथ गुंबद के आकार का, ये भी गलत दिया है, तो इसमें केवल एक सही है। अब ये आकृतियाँ मैं समझाता हूँ कैसे हैं, क्योंकि ये मेन से भी क्वेश्चन आता है। तो इसका इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हैं। देखिए, एक बनाइए ऐसे, फिर ऐसे डाइक होता है, फिर अगर ऐसे कोई इस प्रकार के होते हैं फैकोलिथ होता है। इस प्रकार से लावा जब बनता है ना, और कई बार ऐसी आकृति बन जाती है गुम्मद सी है इस प्रकार की, ये हो गया, है ना। और कई बार ये तस्तरीनुमा ऐसे ही इकट्ठा हो जाता है लावा वहाँ पर्वत अंदर आंतरिक चट्टानों में, तो ये एक आकृति बनती है। तो ये जो सबसे बड़ी बनती है इसे तो हम बैथोलिथ बोलते हैं, बैथोलिथ। ये जो इस प्रकार का गुंबद बनता है इसको बोलते हैं फैकोलिथ, फैकोलिथ। और जो ये बनता है सीधा एकदम खंबे के जैसा, इसे बोलते हैं डाइक, डाइक या डायक। और ये जो इस प्रकार से ऐसे फोल्डेड बनता है ना, इस प्रकार से इकट्ठा होता है, तो इसको बोलते हैं ये फैकोलिथ, फैकोलिथ। हाँ फैकोलिथ, सॉरी ये गलत बताया, ये फैकोलिथ होता है। और ये होता है हमारा बैथोलिथ, लेकोलिथ, ये होता है लेकोलिथ। जो ये बड़ा गुम्बद बैथोलिथ होता है और उसी प्रकार का छोटा गुम्बद होता है लेकोलिथ। और ये तस्तरीनुमा जो होती है ये लेपोलिथ होती है। अब इसको कैसे याद रखोगे, जैसे जब किसी को गोद में लेते हैं तो हाथ ऐसे करना पड़ता है ना, तो इससे लैप गोद को तो बोलते हैं, तो याद कर लीजिए। लेपोलिथ मतलब तस्तरी के आकार की होती है, डाइक तो सीधा होता ही है। तो ये इस प्रकार की आकृतियाँ, इसको याद रख लीजिए आप। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, एक्सप्लेन तो मैं इसके ऊपर ना 10 मिनट भी कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि वीडियो जल्दी बनानी है और आपका रिवीजन करना है, प्रीलिम्स के लिए टाइम कम है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं। अगर आपको अलग से किसी कंसेप्ट के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिए, उसमें बना दी जाएगी वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी आपको चाहिए जिस प्रकार की वीडियो भी, तो अलग से टॉपिक वाइज भी बना दी जाएगी। तो इसके ऊपर इसका क्या हुआ था, हमारा उत्तर हमारा हो गया था इसका, क्योंकि इसमें केवल एक ही सही था, ये सही था, कौन सा, लेपोलिथ वाला। तो देशांतर और अक्षांश के संबंध में देखिए। अब देखिए, देशांतर एक कोणीय दूरी है जिसे विषुवत रेखा या उत्तर या दक्षिण में डिग्री में मापा जाता है। तो आपको पता होगा देशांतर ऐसे होते हैं, देशांतर रेखा ऐसे होती है ना। तो ये विषुवत रेखा से नहीं होता है, ये ध्रुव से होता है सीधा ना, तो ये गलत है। देशांतर जो है ये गलत दिया हुआ है। दूसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में स्थानीय समय को निर्धारण करने के लिए देशांतर का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा, देखिए ये आपकी 0 डिग्री अगर है, ग्रीनविच वाली जो GMT लाइन जिसे बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन, तो इससे क्या है, इससे दूरी के आधार पर टाइम होता है ना। जैसे भारत यहाँ है तो यहाँ सूरज पहले पड़ता है, तो भारत में क्या है 5.3 अर्थात 5.5 घंटे हम आगे होंगे इससे, तो ये आपको पता होगा। तो ये सही है भाई, इस प्रकार देशांतर तो ऐसी देशांतर रेखा ऐसी तो होती है, तो ऐसे ही नापा जाता है टाइम हमारा। 0 डिग्री से जितना देशांतर के इधर होगा उतना प्लस जोड़ दिया जाएगा। और ये मेरिडियन लाइन है GMT लाइन, इससे जितना इधर होगा देशांतर उसका, तो उतना ही माइनस कर दिया जाएगा। प्लस क्यों है, क्योंकि इधर से सूरज पहले निकल रहा है तो इधर प्लस है, अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन तो इधर ही है ना, तो ऐसे बढ़ता हुआ है क्रम में, फिर प्लस 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 0 से फिर यहाँ माइनस 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 कर देते हैं हम। तो ये दूसरा सही है, तो इसका उत्तर क्या होगा 1। और देखिए मज़ेदार बात यह है कि इसका उत्तर जो है सॉरी B हो गया, दूसरा केवल 2 सही है। और अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे ना, इसमें विजन में भी गलत दी हुई है, तो इसलिए आप देखिए कितना गारंटी करने के बाद ही जो है हम आपके लिए उत्तर लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि जो लिखा हुआ है, जो वहाँ लिखा हुआ है वही बता दिया सीधा। देखते हैं 57, निम्नलिखित भू आकृतियों पर विचार कीजिए। ये हिमनद से निर्मित आकृति पूछ रहा है। तो देखिए ये सारी ना हिमनद से आकृति निर्मित हैं, तो आपको कोरिस भी होते हैं, लटकती घाटी भी होती है, तीक्ष्ण कटक भी होते हैं। इसका आप ग्राफ कर देख लेना, इमेज कोई समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, P और S तरंगों के बीच अंतर क्या है। तो आपको पता ही है भूकंप से निकलते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी तरंगे। तो S तरंगों की कंपन की दिशा, S तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है, तो ये समानांतर नहीं होती है, सेकेंडरी वेव होती है, प्राइमरी होती है। तो प्राइमरी तरंगों के विपरीत S तरंगे गैस, तरल और ठोस के माध्यम से गुजर सकती है, तो ये उल्टा दिया हुआ है। देखिए प्राइमरी तरंगे जो है वो गैस, लिक्विड है ना, गैस, द्रव और ठोस तीनों से गुजरती है, तो आप ये समझ लीजिए। और ये कंपन की दिशा जो है समानांतर क्यों होती है, ये भी गलत दिया हुआ है, ये प्राइमरी में होती है।
देखिए, एक इस प्रकार की तरंग होती है अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। उसमें क्या होता है, तरंग ऐसे आगे पीछे होकर चलती है, ऐसे आगे पीछे, है ना। और इसमें ये परपेंडिकुलर चलती है 90 डिग्री पे, है ना। तो ये आपकी प्राइमरी तरंगे होती है इस प्रकार की, और ये सेकेंडरी तरंगे होती है। यहाँ उल्टा दिया हुआ है, देखिए इस तरंगे कंपन की दिशा के समानांतर होती है, ऐसे नहीं होती है, समानांतर नहीं होती है, ऐसे ऐसे 90 डिग्री पे होती है। तो ये उल्टा दिया हुआ है, तो ये समझ लीजिए आप, कंसेप्ट क्लियर। ये भी गलत, ये भी गलत, उल्टा दिया हुआ है इनका। तो कौन सा सही है, न तो एक न तो दो। चलते हैं आगे। देखिए ना, किसी जो क्षेत्र है उसकी ना वो किसी आकृति की के बारे में दिया हुआ है, तो ये बतानी है कौन सी आकृति है। ये पता होगा आपने, ज्यूएन इंचेलबर्ग वगैरह जो है ना, ये उसकी आकृति होती है, क्या बोलते हैं इसे, जो रेगिस्तान में जब अपर्दन या निक्षेपण होता है उससे। देखिए क्या बोला है, इन क्षेत्रों में समतल भूमि में अचानक उठने वाली अलग थलग अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती है। इनकी विशेषताएं देखो, अगर आप इतना ही समझ लोगे ना, ये आप सीधा उत्तर लगा दोगे कि ये क्या है, इंचेलबर्ग है। क्योंकि इंचेलबर्ग में क्या होता है, बड़ा सा जब रेगिस्तान का मैदान होता है ना, वहाँ छोटे छोटे से कूब से बन जाते हैं ऐसे ऐसे करके हवा से, तो यही इंचेलबर्ग होता है ना। तो इसके आकृति अब दिखाएंगे। अभी क्या होता है, खड़ी विशेषताएं क्या है, अत्यधिक खड़ी ढलान है और अपेक्षाकृत गोल शीर्ष होते हैं। ऐसे खड़ी हो जाएगी और फिर ऐसे गोल से हो जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे, ये बन जाते हैं। ये मतलब इस प्रकार की इंचेलबर्ग क्या करती होती है, देखो। और ये प्राय ग्रेनाइट और नाइस के बने होते हैं, संभवतः मूल पठार के अवशेष होते हैं जो लगभग पूर्णतः अपरदित हो चुके हैं। तो क्या होता है, पहले कोई पठार ऐसा था, मान लिया ऐसे ऐसे इस प्रकार का था, तो ये अपरदन होकर क्या होगा, इसका हवा ने ना इसको काट दिया होगा, थोड़ा सा ऊपर से ऐसे हो जाएगा और नीचे से ऐसे हो जाएगा। तो ये होता है एग्जैक्ट इसकी, तो वही इसने पूछा है। ये प्राचीन काल में कई मरुस्थलीय और मरुस्थलीय उदाहरण होते हैं। इस उत्तर नाइजीरिया है ना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कालाहारी मरुस्थल, तो ये सीधा इंचेलबर्ग क्या करती होती है। अब याद कर लीजिए, अब जूजेन जो होता है वो मेज के आकार का होता है, थोड़ा बड़ा होता है, इससे होता है वो भी ऐसे ही है। इंचेलबर्ग थोड़ा ऐसा होता है, ऊपर से गोल सा हो जाएगा और नीचे से ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना, क्योंकि बीच में से ये अपरदित हो चुका होता है। आगे चलते हैं, 60 क्वेश्चन देखते हैं। गार्ज क्या है, गोर्ज आपको पता ही होगा, इस प्रकार का होता है। गहरी घाटियाँ जब होती है ना, जब नदियाँ जो पानी से ऐसे बना देती है काट काट कर ना, उसे गोर्ज बोलते हैं। सिंधु गोर्ज जैसे आपने देखा होगा ना, सिंधु सबसे बड़ा गोर्ज बनाती है ना, उधर घुसते ही भारत में, शिपकिला दर्रा के पास। तो गोर्ज नदी के अपरदन चक्र के युवावस्था के दौरान निर्मित होते हैं, तो ये सही है। गोर्ज जो है जलप्रपातों के पीछे हटने के कारण भी बनते हैं, ये भी सही है। अभी कैसे, देखिए जैसे कोई जलप्रपात ऐसे आ रहा है, तो यहाँ हल्का सा गहरा है मान लिया, फिर ये थोड़ा सा पीछे हट जाएगा, यहाँ पर्वतों को घिस देगा, तो यहाँ इस प्रकार से चौड़ा हो जाएगा ये, तो इसको बोलते हैं गोर्ज। और एक होती है वी आकार की घाटियाँ, वो भी ऐसी होती है। आपने देखा होगा ना, ये अगर आप कभी केदारनाथ वगैरह गए होंगे तो वहाँ ना इस प्रकार की नदियाँ ऐसी हैं, ऊपर से थोड़ी चौड़ियाँ, नीचे से ऐसी बनी हुई है, तो वो नीचे से काटती चलती है, तो उसे बोलते हैं वी आकार की घाटियाँ। और जब ये थोड़ा चौड़ा हो जाता है इस प्रकार, तो इसे गोर्ज बोल देते हैं। और जब ये थोड़ा क्या होता है, चौड़ाई में ज़्यादा होता है और गहराई में कम, इसे कैनिनियन बोलते हैं। ग्रांड कैनिनियन आपने सुना होगा नाम, तो ये कैनिनियन होता है। ये सारी क्या अपरदन क्या करती है, अर्थात काट कर बन रही है किसी चीज़ को ना। कैनिनियन गर्ज का ही विस्तृत रूप है, तो ये भी सही है, तो तीनों सही हो गए। 61वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पार्थिव और बृहस्पति ग्रह के बीच अंतर बताइए। तो पार्थिव तो आपको पता होगा, जो पृथ्वी और उससे सूर्य की तरफ हैं जितने भी ग्रह, उनको पार्थिव बोलते हैं, है ना। पार्थिव ग्रह ये एक्चुअली क्या है, ये जो एक बेल्ट होते हैं ना आपके, एस्ट्रॉयड बेल्ट है ना, उसके बाद इधर पृथ्वी के पास क्या होता है, बाद मंगल होता है, तो ये भी पार्थिव ग्रह होता है। और जब ये बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद बृहस्पति आएगा, और उसके बाद जितने ग्रह होंगे, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, है ना, वो सब क्या होंगे आपके बृहस्पति या जोवियन ग्रह बोलते हैं जिन्हें इंग्लिश में। तो ये क्या बोल रहे हैं, पार्थिव ग्रहों के विपरीत बृहस्पति है, यानी कि जो जोवियन ग्रह होते हैं, वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में गैस और धूल होती है, तो बिल्कुल होती है। ये ज़्यादातर सब गैस के तो बने हुए हैं, सॉलिड नहीं है ना इनमें कोई सा भी, ये सारे गैस के बने हुए हैं, शनि वगैरह। तो पार्थिव ग्रह बृहस्पति ग्रह की तुलना में अधिक गर्म होते हैं, तो ये भी सही है भाई, क्योंकि ये सूरज के पास है तो ये तो गर्म होंगे ही, वो जितने दूर जाओगे उतने ठंडे होते चले जाएंगे। तो इनमें से क्या है, दोनों सही हैं, सी उत्तर आ जाएगा इसका। 62 देखते हैं। निम्नलिखित प्लेट सीमाओं में किसके साथ परपटी या तो नष्ट होती है या निर्मित होती है। कौन कौन सी, देखिए तीनों सीमा, तीन प्रकार की सीमा होती हैं। जब बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं
वो टकराती हैं। 3 प्रकार की सीमाएं बनती हैं। कैसे? अभिसरण, अपसारी और रूपांतर। तो किस किस में नष्टियाँ होती हैं? देखो इन दोनों में होंगी, इसमें कुछ नहीं होता है। देखिए अभिसरण मतलब जब एक दूसरे की तरफ चलेंगी, तो इसमें क्या होगा? इसमें नष्ट होगी। भाई जब दो चीज़ टकराएंगी, आदमी भी दो आपस में लड़ाई करेंगे तो क्या होगा? कुछ नष्ट ही होगा। तो ये होता है, इसमें नष्ट होती है परपटी, भूपरपटी। अब अपसारी सीमा जब ये ऐसे उल्टी दिशा में चलती है, 2 प्लेट, इसमें क्या है? नई परपटी का निर्माण हो जाता है, अभिसारी और अपसारी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो जो भारी प्लेट होगी ना, वो ऐसे नीचे धस जाएगी, हल्की प्लेट ऊपर उठ जाएगी जब अभिसरण होता है। और अपसरण में क्या है? वो दूर जाएंगी, तो उसमें तो टकराने का मतलब नहीं। तो नई, जैसे अभी यहाँ 2 प्लेट है मान लिया, है ना, तो इसमें क्या है? फिर यहाँ नई परपट्टी बन जाएगी नीचे से निकल के, मिट्टी वगैरह। तो इसमें पूछा है या तो नष्ट होती है या निर्मित होती है। तो बस इसमें नष्ट हो गई, इसमें निर्मित हो गई, इसमें कुछ नहीं हुआ। ये एक दूसरे के पैरेलल चलती है। एक तो जब 2 प्लेट पैरेलल चलती है ना, ऐसे ना टकरा रही है, बड़े प्यार से एक इधर आई, इधर को चली, एक इधर को चली, ये बिना अब टकराए टच होते हुए निकल गई। तो इसमें क्या होगा? परपट्टी बनेगी ही नहीं कोई। तो इसका उत्तर हो गया 1 और 2, उत्तर ए हो गया इसका। अब देखते हैं ये कुछ कंसेप्ट दिए हैं। देखिए जिस पूछ रहा है कि जो ये इस प्रकार की जो संचलन है, इसमें किन में से मंद और वृहद संचलन में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? मंद, वृहद संचलन, है ना, मंद भी है, धीमा भी है और बड़ा भी है। तो इसमें क्या हुआ? देखिए मृदा सर्पण जो होता है, ये मंद गति से नीचे की ओर प्रवाहित मृदा सामग्री जो होती है उसका मलबे को ये खिसकाता है ना। तो ये सही हो गया आपका। ये धीमा भी चलता है और वो क्या है? बड़ी मात्रा में भी चलता है। दूसरा क्या है? ये गलत हो गया, है ना, ये थोड़ा तेज़ी से चलता है, ये तेज़ी से होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अवसर्पण क्या है? ये भूस्खलन है, मतलब ये ना, जैसे भूस्खलन वालों कोई ये समझिए आप, अवसर्पण बोलते हैं। इसमें क्या होगा? तुरंत आ जाएगा और वो दिखेगा भी हमें मलबा। तो जो तुरंत आ रहा है भूस्खलन, वो धीमे धीमे थोड़े चलेगा। ये तो मंद और वृहद बोल रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? उत्तर हो गया आपका केवल एक, पहले वाला। देखिए ये चूना पत्थर के ऊपर है। जब चूने की जो चट्टान होती है ना, उसमें कुछ आकृतियाँ बन जाती है। एक ऐसे बनती है, एक ऐसे। देखना अपना क्राश मैदान में आपने देखा होगा, चूने के जो होते हैं उसमें गुफा के अंदर ऐसी आकृतियाँ बन जाती है, क्योंकि इसमें पानी भरता है और वो क्या होता है, कहीं से अपर्दन करेगा, कहीं उसको निक्षेपण कर देगा। तो यह आकृतियों के नाम पूछ रही है। तो स्टेलेगमाइट कंदराव के फर्श के ऊपर की ओर बनता है। तो ये बिल्कुल सही है, जो इसको ना स्टेलेगमाइट बोलते हैं इस आकृति को। और दूसरा क्या है? स्टेलेक्टाइट कंदरा की छत से लटकता है। तो देखिए ये स्टेकलाइट बोलते हैं। देखिए इसको ना मैंने ऐसे याद किया था कि स्टेलेक्लाइट अर्थात लटका हुआ, लटका हुआ लिखा ना, लेक्टा लिखा हुआ, तो लटका हुआ, तो ये लटका हुआ यही है। तो इसको बोलते हैं स्टेलेक्लाइट, है ना, स्टेलेक्टाइट, है ना, ये बोलते हैं। तो ये भी सही है। तो इसमें क्या पूछा? उपरोक्त में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोनों सही है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी। सही पूछता तो ये बता देते हैं, इसने उल्टा घुमा दिया यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं ज्वार भाटा। तो बेसिक सा चीज़ है, आपको पता होगा, 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार 24 घंटे पे प्रत्येक में आते हैं। तो ठीक है, ये पहला करेक्ट हो गया आपका। दूसरा क्या है? ये पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं। ये तो सबको ही पता है होते हैं। ये नदी के मुहाने में प्रदूषित जल को हटाने में सहायक होते हैं। तो ये भी होते हैं। कैसे होते हैं भाई? ये नदी का जो मुहाना है आपका, जब यहाँ पानी ऊपर नीचे तेज़ी से होगा तो जो यहाँ गंदगी है वो साफ़ हो जाएगी। तो ये सही है। अच्छा, उच्च ज्वार आपको पता होगा, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सन तीनों एक दिशा में होते हैं ना, तो उच्च ज्वार आएगा यहाँ पे। जब क्या होगा? मून ऐसे 90 डिग्री पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये निम्न ज्वार आएंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ये इधर लगा रहा है और ये इधर लगा रहा है, तो थोड़ा कम ज्वार आएगी, ज्वार भाटा। जब यहाँ मून यहाँ आ जाएगा तो फिर तेज आएगा, क्योंकि दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल मिलकर ना बढ़ जाएगा, तो पानी थोड़ा ऊंचाई तक आएगा। तो ये सही है। तो इसमें तीनों सही है, सी उत्तर इसका हो गया। 66 देखते हैं। शीली भवन लिथिफिकेशन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन क्या करता है? तो ये क्या होता है? इसमें पर जो होते हैं ना अवसादी शब्द जो है ना, देखिए ये अवसाद लिखा हुआ है ना, इसका एक्चुअली पहले देखो पढ़ लीजिए आप, यही सही है इसका। यह अवसाद के संघनन के माध्यम से शैलों के निर्माण की प्रक्रिया है। तो इसमें क्या होता है? अवसाद मतलब कुछ पत्थर है, वो चट्टान टूटेगी और कहीं और जाके ना वो सेल बना देगी एक। तो यही होता है लिथिफिकेशन, शीली भवन जिसे हिंदी में बोलते हैं।
ये देखो अपर्दन और डेल्टा मैदानों में निक्षेपण, तो ये तो कोई तुकी नहीं बैठता। डेल्टा मैदानों में अगर इनका निक्षेपण होता तो वहाँ पत्थर और पत्थर बने होते, उनमें बड़ी बड़ी चट्टानें बन जाती, तो ये गलत है। लावा मैदान, तो ये तो ज्वालामुखी हो गया, तो ये छोड़िए। ताप और दाब से सैलों का कायांतरित देखो, ये भी नहीं है, ये अलग चीज़ है। तो इसका पहला यही है, समझ लीजिए आप। ये नहीं भी पता होगा तो आप समझ जाएंगे भाई से संघनन से क्या है, शैलों का निर्माण ही है। जब ये शिली भवन लिख रहा है, शैल बन रहे हैं, तो भवन क्या होता है, कोई बनने की चीज प्रक्रिया ही तो होती है भवन। 67 देखते हैं। 67 क्या है देखो, इस ये अपर्दन और निक्षेपण के काफ़ी सारे क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा आज इसी से ना। देखिए यह एक अपर्दनात्मक समतल मैदान है जो अपर्दन के कारकों से निर्मित होता है। नदियाँ, वर्षा, हिम और वायु स्थिति की सतह की अनियमितता को समतल करने में सहायक होती है। वायु पृथ्वी की जो सतह होती है ना, उसको अनियमितताओं को, मतलब जो उबड़ खाबड़ होती है उसको एक सार कर देती है, समझिए आप, समतल करने में सहायक होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, पेनीप्लेन ही बोलते हैं। मतलब ये है कि जैसे कोई मान ली पृथ्वी के ऊपर ये बने हुए कुछ पठार वठार से ना, ऐसे कुछ ये उठे हुए भूखंड है या पठार है, तो अपर्दन मतलब क्या है, इसको नष्ट होना। तो ये जो पेनीप्लेन जो होता है ना, ये सब ये नष्ट हो जाते हैं, इसमें बड़े बड़े प्लेन बन जाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं क्या। अच्छा ये बनेंगे कैसे, वर्षा है ना, वर्षा, हवा, कुछ भी हो सकता है, इसको ना तोड़ देंगे इन पत्थरों को, तो उससे बन जाते हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिए, ये फिर से आकृति के ऊपर है शायद। देखिए जलगर्तिका पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल पर स्थित बेलनाकार गर्क होते हैं, तो ये आपका सही है पहला कथन, बिल्कुल इसकी शेप ऐसी होती है बेलनाकार। दूसरा कथन देखते हैं, जलगर्तिका सामान्यतः बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से निर्मित होते हैं, तो ये भी सही है। अवनमित कुंड जलप्रपातों के तल में निर्मित होते हैं, तो ये भी सही है। ऐसा है ना, जब ये बनता है, जलप्रपात गिरता है, यहाँ से पानी गिर रहा है नीचे की ओर, तो यहाँ जो एक गड्ढा हो जाता है ना, उसको ही बोलते हैं अवनमित कुंड, तो ये भी सही है। आगे चलते हैं, तो इसके तीनों से ये सी उत्तर हो जाएगा। 69 देखते हैं। देखिए बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, पीसीएस में भी और यूपीएससी भी पूछ चुका है। इसमें एनसीईआरटी से सीधे सीधे लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। देखिए ऋतु के परिवर्तन के कारण क्या है, ये जो शीत ऋतु होती है, कभी गर्मी ऋतु होती है, कभी बारिश की ऋतु हो जाती है, तो उसके कारण क्या है, पृथ्वी का परिक्रमण, बिल्कुल सही। अगर एक जगह रुकी रहती, सूरज के चारों ओर ना घूमती, तो ऋतु थोड़ा बदलती, तो ये भी सही है। पृथ्वी का घूर्णन, घूर्णन मतलब जब होता है जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिससे दिन रात होते हैं। देखिए इससे मौसम नहीं बदलता है, ऋतु परिवर्तन थोड़े होता है भाई। अगर इससे ऋतु परिवर्तन हो तो फिर तो 24 घंटे में एक बार पृथ्वी घूम रही है, तो हमारे यहाँ दिन में बारिश हो जाती है, रात में कुछ ठंड पड़ जाती है, गर्मी आ जाती है, तो इससे थोड़े मौसम बदलता है। तो सीधा सा लॉजिकल चीज़ है। मौसम बदलने में तो टाइम लगता है ना, 4-5 महीने, तो आप समझ लीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, तो ये भी सही है, क्योंकि अगर पृथ्वी सीधी रहती अक्ष पर ना झुकती, तो क्या है, सूरज की किरणें हमेशा एक जगह पड़ती रहती है ऐसी, तो फिर मौसम बदलते ही नहीं। अब ये मौसम तो ITCZ जो ऊपर नीचे तिरछी जो झुकी हुई है उसकी वजह से ही होता है ना। ITCZ जब ऊपर आएगा, हमारी तरफ है ITCZ, तो क्योंकि हम उत्तरी हेमिस्फीयर में हैं, नो उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो जब ITCZ खिसक के इक्वेटर से ऊपर आ जाएगा, अर्थात सूरज की किरणें हमारे इधर ज़्यादा आ जाएंगी, तो क्या होगा, इधर गर्मी हो जाती है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी में हो जाती है सर्दी, तो यही मौसम बदलता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ये ऐसा आ जाएगा, तो ये ITCZ खिसक के नीचे चला जाएगा, अर्थात सूरज की किरणें इधर ज़्यादा पड़ेंगी, इधर कम पड़ेंगी, तो उसमें क्या होगा, इधर गर्मी हो जाएगी और हमारे इधर सर्दी हो जाएगी। तो यही है परिक्रमण का कारण और पृथ्वी पर अक्ष का झुका होना, तो 1 और 3 सही है, सी उत्तर हो जाएगा। 70th क्वेश्चन देखते हैं, ग्रह के ऊपर है। देखिए बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध का कोई उपग्रह नहीं, ये सही है। लेकिन इसके साथ शुक्र जो है, जिसे वीनस बोलते हैं, उसका भी उपग्रह नहीं है, बुध प्लस शुक्र है ना। अभी तक कोई नहीं खोजा गया, हो सकता है हो भी भविष्य में, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं खोजा गया, तो ये गलत हो गया। और सबसे ज़्यादा आपको पता ही होगा शनि के उपग्रह हैं। सौरमंडल में सभी ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। देखिए ये गलत है, सब पृथ्वी कहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करती है ना। लेकिन क्या है, 2 ग्रह जो है उल्टे घूर्णन करते हैं, वो होते हैं, ऐसे याद कर लीजिए, यूवी,
यूवी मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, यूवी यूवी ऐसे ना, युवराज को बोलते हैं ना, वो लेफ्टी होता था ना, तो ये उल्टे चलते हैं, यू और वी। यू से यूरेनस, यूरेनस, और वी से वीनस। वीनस को हिंदी में शुक्र बोलते हैं, और यूरेनस को तो अरुण वरुण जो भी बोलते होंगे, यूरेनस ही नाम ही रख लीजिए, यूरेनस नेपच्यून, उसको शायद वरुण बोलते हैं, है ना। तो ये आप याद कर लीजिए। तो ये गलत है, दूसरा गलत हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा देखते हैं। सौरमंडल में शुद्ध ग्रह पट्टी बृहस्पति और शनि ग्रहों के कक्षाओं के बीच स्थित है, तो ये तो गलत है भाई। जो हमारी पट्टी जो है, जो हमारी पट्टी है वो कहाँ स्थित है, देखिए जो क्षुद्र ग्रह है ये है हमारा, ऐसे बृहस्पति हो गया, है ना। इसके बाद ये एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है, और फिर ये कौन सा आता है, मंगल ग्रह, है ना। तो ये तो क्या हुआ, गलत हो गया। इस ये बोल रहा है कि बृहस्पति और शनि के बीच में है, यहाँ नहीं है, ये यहाँ है ना। मंगल आएगा, फिर अर्थ आएगा, फिर इधर आपको पता ही शुक्र ग्रह जिसे वीनस बोलते हैं, और फिर इधर बुध ग्रह हो जाएगा, इधर सूरज आ जाएगा। तो ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी यहाँ है। अगर देखिए, अगर ये अर्थ के पास होती ना, तो ये तो अर्थ के ऊपर गिरने लगते, देख ली कितनी अच्छी चीज़ है, तो ये थोड़ी दूर है। तो क्या हुआ, इसका तीसरा भी स्टेटमेंट गलत है। तो क्या होगा, कोई नहीं, ये उत्तर डी सही है। 71वां देखते हैं। ये फिर पृथ्वी के गोलाकार होने का प्रमाण बता रहा है, किन किन चीज़ों से हमें पता चलता है। देखिए, अन्य गृह जो गृह हैं, मतलब गृह पिंड है, उनका गोल होना, जैसे पृथ्वी के आसपास सब चीज़ें तो गोल ही है ना, तो इससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगा लिया भाई, जब सूरज भी गोल, चंदा भी गोल, है ना। एक वो बच्चों की राइम है ना, सूरज भी गोल, चंदा भी गोल, पापा का पैसा गोल गोल, है ना। तो वही गोल है, तो सब गोल हैं, तो ये भी गोल ही होगी भाई, क्योंकि शुक्र भी गोल, मंगल भी, बृहस्पति भी, सब गोल तो हैं, चकोर तो कोई है ही नहीं। तो विभिन्न स्थानों पर देखो सूर्योदय और सूर्यास्त का अलग अलग समय होना, तो ये भी सही है। अगर एक प्लेन होता तो सब पूरी पृथ्वी पे क्या है, जैसे पहले कुछ लोगों का मानना था कि पृथ्वी चपटी है, तो आर्यभट्ट जी ने ऐसे ही तो तर्क दिया था। अब देखिए, चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा और पृथ्वी की छाया पड़ना, तो ये भी है। तो क्या हुआ, सभी तीनों सही है, इसका प्रमाण देते हैं। 72वां देखते हैं। भारत की जलोढ़ मृदाओं के संदर्भ में एलुवियल सोयल जो होती है, जलोढ़ मृदाएं कहाँ होती है, गंगा में। हम लोग जो गंगा किनारे हैं, यमुना गंगा के संगम में, यहाँ सारी क्या है, जलोढ़ मिट्टी होती है, गंगा यमुना दोआब, जलोढ़ मिट्टी प्रचुर मात्रा में होती है इधर। तो देखिए, ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वाहित कर निक्षेपित किया। बिल्कुल भाई, जहाँ नदी नहीं होती वहाँ जलोढ़ मिट्टी होगी ही नहीं, है ना। तो ये उनसे तो आई है, नदियों से बहकर, ये और ये उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए गंगा यमुना का जो दोआब बोला जाता है वो सबसे उपजाऊ जमीन होती है। इन मृदा में पश्चिम से पूर्व की ओर बालू की मात्रा घटती जाती है। तो बिल्कुल, क्योंकि देखना आपने ये देखा, गंगा किधर है, पूर्व की तरफ से, थोड़ा उत्तर पूर्व से, उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है ना। तो शुरू में बालू ज़्यादा होता है, बाद में धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो पश्चिम में बालू ज़्यादा होगा, पूर्व में कम होगा, तो ये भी सही है। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, इनमें तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इनमें सामान्यतः पोटास और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इन्होंने आधा सही लिखा है। तो पोटास तो इनमें भरपूर होता है देखिए, लेकिन फास्फोरस जो है ना, इसकी मात्रा कम पाई जाती है, तो इसलिए गलत हो गया। खाली पोटास लिखता तो सही हो जाता, मतलब खाली फास्फोरस लिखता, तो पोटास तो अधिक है, पोटास कम नहीं है इधर। तो क्या हुआ, 1 और 2 सही है, तीसरा हो गया गलत, उत्तर बी। 73 क्वेश्चन देखते हैं। 73 ये वन, अब देखिएगा ना, किसी प्रकार के वनों के बारे में दिया और पूछ रहा है कौन से वन है ये। तो ये वन अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व क्षेत्र, बंगाल, उड़ीसा में पाए जाते हैं। औसत वर्षा कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा बताया इसने, है ना। तो आगे चलते हैं। इसमें देखो, इसने एग्जाम्पल भी दिया, तो ऑर्किड आएगा तो आपको समझ आ जाएगा भाई ये कौन से हैं। फिर अर्ध सदाबहार वन है ना, सदाबहार तो है नहीं, कदम, हिलोक्स आदि ये सब हैं, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। तो ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं। अच्छा, अर्ध सदाबहार वन समझ लीजिए आप, क्या होता है ना, सदाबहार मतलब पूरी तरह सदाबहार नहीं होंगे, सदाबहार होंगे प्लस किसका मिक्सचर होंगे, जो हमारे नम पर्णपाती वन होते हैं ना, उनका पर्णपाती, तो ये दोनों का मिला के बोल देते हैं अर्ध सदाबहार। तो इसमें अन्य प्रजातियाँ देख ली कौन कौन सी होती है इसकी,
देखे देवदार जो होता है ना, वो भी इसी प्रकार का होता है, देवदार है ना। ऑर्किड तो बता दिया, रोजवुड, ये बड़े फेमस हैं 2-3, ये नाम याद कर लीजिए कम से कम ना। कदम है ना, ये लोग कैल बोल देते हैं ना, कैल की लकड़ी है ना, तो ये भी वही वाला होता है। कैल की बड़ी हल्की हल्की लकड़ी होती है ना। देखिए ये तो करंट सा क्वेश्चन है। पहली बार किसी पारिस्थितिक तंत्र समूह का पूर्णतः IUCN रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम RLE का उपयोग करके मूल्यांकन किया गया है। तो इसमें इसके अनुसार क्या है, इस रिपोर्ट के अनुसार, मूल्यांकन के अनुसार, जो भारतीय मैंग्रोव है उनमें से कौन सा क्रिटिकली एंडेंजर्ड CE क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो कौन कौन सा है इसमें, देखिए बंगाली खाड़ी, दक्षिण भारत के मैंग्रोव, और क्या नीचे क्या दिया, पश्चिम भारत के मैंग्रोव। अच्छा 2 मैंग्रोव दिए हैं, और ये अंडमान बंगाल की खाड़ी वाला मैंग्रोव पूछा है इसमें ना। तो इसमें क्या है, देखिए अंडमान जो है ना, ये तो भाई वहाँ तो इतनी हरियाली है आपको पता होगा, तो ये तो लीस्ट कंसर्न है ना, लीस्ट कंसर्न अर्थात चिंताजनक तो है लेकिन कम चिंताजनक है ना, चिंताजनक ये स्थिति होती है, लिस्ट कंसर्न। इंग्लिश में याद कर लीजिए क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा आसान रहता है ये। अच्छा दक्षिण भारत के मैंग्रोव जो है ये आए हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड की स्थिति में, और पश्चिमी भारत के जो मैंग्रोव हैं आपको पता ही होगा, पश्चिम भारत में ये भी कम है, थोड़ा वल्नरेबल है, VL जिसे बोलते हैं, वल्नरेबल, सुभेद्य बोलते हैं इसे हिंदी में, सुभेद्य। तो ये पूछ रहा है केवल क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब जो सबसे खतरनाक स्थिति है, ये हो गया 2, तो इसमें क्या हो गया, उत्तर A हो गया। तो चलते हैं आगे। देखिए बिग कैट अलायंस ये कई साल से चर्चा में है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सी, ये 7 बड़ी बिल्ली होती है इसमें, देखो बाघ, शेर, तेंदुआ, और 2 प्रकार के तेंदुआ हो गए, एक तेंदुआ एक हिम तेंदुआ, फिर चीता होता है, और जगुआर और प्यूमा। तो ये 7 प्रकार की बिग कैट होती है, 7 प्रकार की। तो ये याद कर लीजिए आप इसका नाम ना अच्छे से, क्योंकि पूछता है इसमें कौन सी बिग कैट है या नहीं है। तो जितने भी जो शेर टाइप तो होते हैं ना, भाई बिल्ली तो छोटी होगी, जो ये बड़े बड़े जो होते हैं बड़ी बिल्ली, शेर, जगुआर, प्यूमा, इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है, तो ये सारी होती है इसमें 7 प्रकार की। तो क्या है इसमें ना, लगभग 95 देश इस गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। तो यही पूछा है इसमें, क्या क्या पूछा है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, ये तो सही है, तीसरा है ना। दूसरा क्या कहते हैं, यह गठबंधन वैश्विक स्तर पर सभी बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करता है, बिल्कुल सही है। और भारत द्वारा वैश्विक स्तर पर बड़ी बिल्ली प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई थी, तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर ये पूछ सकता है, ये कब शुरुआत की गई थी, हाँ ये भी याद कर लीजिए अब, 2023 में है ना, ये याद कर लीजिए। अच्छा देखिए इससे याद भी रहेगा, 2023 में होता है ना, इसका सम कर दो आप, 2 और 2 4 और 3 7, तो 7 है ना, और 7 ही बड़ी बिल्ली है ना। ये क्यों किया गया था, क्योंकि देखिए हमारा प्रोजेक्ट टाइगर ना वैश्विक रूप से इतना सफल प्रोजेक्ट है कि उस अगर बड़ी बिल्ली में ही आता है ना टाइगर भी, बड़ी बिल्लियों के संरक्षण से संबंधित हुआ वो एक किस्म से, वो भी, लेकिन वो टाइगर से संबंधित है। तो प्रोजेक्ट टाइगर ने ना उसका सभी ने सराहना की है, विश्व बैंक से लेकर जो है IUCN वगैरह सभी संस्थाओं ने, क्योंकि भारत में आपको पता होगा सबसे ज़्यादा टाइगर है विश्व के, और प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष पूरे हो गए थे 2023 में। आपको पता होगा ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, 1973 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, तो भारत के प्रधानमंत्री ने इनको लॉन्च किया फिर 2000, क्योंकि भाई हम एक सफल उदाहरण दे चुके प्रोजेक्ट टाइगर का, तो फिर ये IBC जो है क्या है, ये इंडियन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्रधानमंत्री ने शुरुआत कर दिया 2023 में। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन 76, जीरो डेरबिस चार्टर, ये क्या होता है, अंतरिक्ष कचरे को कम करने के लिए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये किसकी पहल है, देखिए ये नासा की पहल नहीं है, नासा का काम ये नहीं है, नासा सफाई नहीं करता है, वो तो कचरा छोड़ता है अंतरिक्ष में, बस आलतू फालतू काम करते हैं US वाले। तो ये यूरोपियन एजेंसी का काम है, की पहल है, ESA जिसे बोलते हैं ना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। दूसरा क्या है, ये गलत हो गया, मतलब इस हिसाब से 2030 तक क्या है, डेब्रिस न्यूट्रल अर्थात कचरा पूर्णतः समाप्त करने का इनका प्लान है। तो ये क्या है, ये सही है भाई, कचरा करेंगे लेकिन थोड़ा जल्दी कर देंगे 2030 तक, देखते हैं अभी होगा कि नहीं, क्योंकि अभी 26 तो चल ही रहा है भाई, है ना, 4 साल में क्या कर देंगे, इतना कचरा कहाँ से साफ करेंगे। तीसरा क्या है, भारत जीरो डेब्रिस चार्टर के पहल के संस्थापक सदस्यों में से था, तो ये नहीं था। कौन थे इनके संस्थापक सदस्य, ये याद कर लीजिए, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, ये छोटे छोटे देश, एस्टोनिया ये भी छोटा देश,
लिथुआनिया ये भी छोटा देश। इसके अलावा फिर कौन कौन से? जर्मनी, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्वीडन और यूके, ये सारे देश। तो अपने इधर का कोई नहीं था इसमें, ये मान लीजिए, ना चीन था, ना भारत था, ना अपना यूएसए था। तो इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया ए, केवल एक सही है ना? कौन सा सही था? ये केवल। चलते हैं 77वां क्वेश्चन देखते हैं। झूमर अर्थात झूमर नृत्य के बारे में पूछे है। क्या है? यह सिक्किम की पारंपरिक चाय जनजातियों का नृत्य है। देखिए, ये सिक्किम का नहीं, आपको पता होगा असम का चाय बागान फेमस है ना, तो ये असम का नृत्य है, असम है ना, वहाँ से है ये, असम के गुवाहाटी में बेसिकली। आगे चलते हैं। यह नृत्य कृषि उत्सव, तो ये तो सभी है, मौसमी उत्सव होते हैं ज़्यादातर हमारे यहाँ नृत्य। तो पहला गलत, दूसरा सही है ना। तीसरा क्या हुआ? यह नृत्य ग्रामीण समुदायों में अनन्य रूप से महिलाओं द्वारा किया। देखिए, अनन्य मतलब केवल महिलाओं द्वारा, नहीं, ये गलत है, इसमें पुरुष भी होते हैं, तो पुरुष भी भाई डांस करते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलते हैं, दूसरा सही है, तो ये उत्तर सही हो गया इसका। आगे चलते हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के ऊर्जा परिदृश्य को रूपांतरित करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी रूफटॉप पहल है। तो देखिए, जब हमारे यहाँ कोई पहल चलती है ना, अगर स्वच्छ अभियान भी चलता है तो वो भी सबसे बड़ा ही होता है। पीडीएस चलता है तो वो भी सबसे बड़ा है। उज्ज्वला चले, गैस सिलेंडर फ्री में बटेंगे तो वो भी सबसे बड़े होंगे, क्योंकि जनसंख्या इतनी है भाई, तो जो भी पहल होगी वो सबसे बड़ी तो होगी होगी। तो ये तो सही है। यह योजना विद्युत मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाए। देखिए, नहीं, आपको पता होगा ना इस प्रकार की कौन करता है भाई? जो स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है, नवीन ऊर्जा होता है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय होता है, उसके लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो ये गलत हो गया, दूसरा गलत है। तीसरा क्या है? यह योजना परिवार को सभी प्रकार के रूफटॉप सोलर प्रणालियों के लिए संपार्श्विक ऋण उपलब्ध कराती है। तो ये सही नहीं है ना, ये केवल कितना 3 मेगावाट तक की तो कराती है भाई। 1 किलोवाट तक 30,000 रुपये मिलते हैं, 2 किलोवाट तक 60,000 मिलते हैं, और 3 किलोवाट तक 78,000 मिलेंगे। और उसके ऊपर आप 4 का लगाओ, 5 का लगाओ भाई, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं, केवल मैक्सिमम 78,000 आपको देगा। तो पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत। कब शुरुआत हुई थी इसकी? ये जरूर याद कर लीजिए। देखिए, 22 फरवरी ख़त्म होने वाला था, है ना, आखिरी दिन 29 फरवरी को कर दिया भाई साहब ने शुरुआत। किन्होंने की थी इनकी शुरुआत? माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि बड़ी बड़ी योजनाएं उनके द्वारा ही शुरू होती हैं, बड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना थी। तो ये हो गया इसका ये। अब देख लीजिए, केवल एक सही है। चलते हैं 79 क्वेश्चन के देखते हैं। देखिए, ये भी देखिए, यूएन हैबिटेट से बोलते हैं, यही पढ़ते हैं। इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए, कौन से सही हैं? तो आपको पता होगा ये ना शहरी विकास वगैरह के लिए होते हैं, ये गाइडलाइंस देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे आप विकास कीजिए। तो संधारणीय विकास के लिए बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, शहरी संधारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए, तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? इसके सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। देखिए, ये 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा का ये काम थोड़ा ही है भाई, वो तो अलग कार्य करते हैं। इसका काम ये किसका है? इकोसोक जिसे बोलते हैं, इकोसोक, आर्थिक और कुछ इस प्रकार से इसका पूरा नाम है। आर्थिक और संयुक्त राष्ट्र की जो है आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड इको से इकोनॉमिक एंड एसओ से सोशल काउंसिल। तो ऐसे याद कर लीजिए, तो ये गलत है। तीसरा क्या है? तीसरा कथन पढ़ते हैं। यूएन हैबिटेट की गवर्निंग काउंसिलिंग में अफ्रीकी क्षेत्र के पास अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक सीट है। तो बिल्कुल सही है। देखिए, कहीं बेचारा कहीं कहीं होता है जहाँ अफ्रीका की सीट ज़्यादा है, नहीं तो आपको पता होगा परमानेंट जो संयुक्त राष्ट्र की जो है परमानेंट सभा है, उसमें कितना है? 0 सीट है। अफ्रीका की कोई भी सीट नहीं है परमानेंट मेंबर जो है। तो इसमें यहाँ अफ्रीका की 16 सीट है सबसे ज़्यादा, ये याद रख लेना है आपको। उसके बाद हमारा एशियाई और प्रशांत क्षेत्र वाली है। देखिए, पीएम आशा के घटक पूछ रहा है, तो पीएम आशा के घटक कौन कौन से हैं? मूल्य समर्थन योजना पहले वाला है। फसल बीमा योजना ये नहीं है, दूसरा नहीं है। तीसरा क्या है? मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना सही है। चौथा क्या है? संशोधित ब्याज अनुदान नहीं है ना। और निजी और खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना ये भी है। तो 1, 3, 1, 3 और 5 ये हो गया इसका उत्तर। तो ये तो याद कर लेना आपको सीधा। पीएम आशा क्या योजना है? ये वही फसलों से जुड़ी हुई योजना है, आपको पता ही होगा, न्यूनतम मूल्य वगैरह दिलाने के लिए।
देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। टेल गार्ड, जब भी इस प्रकार के नाम होते हैं ना तो यूपीएससी और पीसीएस दोनों पूछते हैं इसको तुरंत एकदम। एआई से संबंधित है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। और इसका हालिया संदर्भ क्या है, अभी चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि उड़ीसा के जो है ना सिमलीपाल, सिमलीपाल वन्य जीव टाइगर रिजर्व जो है, ये पूछता भी कहाँ है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। यहाँ पर ना ये जो एआई टूल है इसका प्रयोग किया गया है। क्या करता है ये टूल, जैसे कोई शिकारी आता है उसके ऊपर नज़र रखता है ना, तो इस प्रकार से शिकार की जो भी संभावनाएं होती हैं उसको कम कर देता है, अर्थात शिकार करने में कमी आती है, उसमें सहायता करता है। इसमें क्या होता है, एआई आधारित कैमरे होते हैं। अगर मान लीजिए देखेगा ना किसी को बंदूक लिए या कोई सस्पिशियस लगेगा तो तुरंत मैसेज भेज देगा, एंड टू एंड मैसेज भेजता है तुरंत। कैमरा है और एआई है, दोनों का प्रयोग है। तो ये क्या है, एआई से साइबर खतरे नहीं, एआई से वन्यजीव, यही होगा इसका उत्तर, बी हो जाएगा, बाकी तो है ही नहीं। चलते हैं आगे। 82 क्वेश्चन देखिए, ओपेक प्लस है ना, अभी ये तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी ईरान वगैरह का युद्ध चल रहा है खाड़ी देशों में, और ये खाड़ी देशों की पहल है। ओपेक ये तेल जो कंट्री होता है, तेल एक्सपोर्टर होता है, ऑयल एक्सपोर्ट कंट्री, उनका एक संगठन है। इसकी फुल फॉर्म ही क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट एंड, क्या होता है ये, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट एंड सी से हो जाता है ये कंट्री, मतलब कंट्री देश, सीधा जो कंट्री होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो ओपेक होता है तेल निर्यात करने वालों की, सीधा सा ये बात है इसकी ना। अच्छा, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी ओपेक की। ओपेक प्लस क्यों बोल दिया, क्योंकि इसमें ना कुछ नए देश और जुड़े थे, तो ये ओपेक प्लस बोल जाओ, मतलब पहले कम देश थे। जब इसकी स्थापना हुई बगदाद सम्मेलन के तहत, इसमें कौन थे, देखिए जिस पे मार पड़ी हुई है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और वेनेजुला, ये सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट कंट्री थे, तो इन्होंने मिलकर बनाया। फिर इसमें 10 देश और जोड़ दिए, है ना, इसमें नए नए देश जोड़े, तो उनको रखने की जरूरत नहीं है आपको, इतने सारे न पूछते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया, यहाँ ज़्यादातर मुख्यालय आपको पता है ऑस्ट्रिया है, यहाँ होते हैं। क्या पूछ रहा है ये तो देखो, अभी क्वेश्चन क्या था, तो नए सदस्य बनने को मंजूरी दी, है ना, तो नए सदस्य इसमें अभी ब्राज़ील बना है, तो इसलिए न्यूज में है ना, तो ये याद कर लेना। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ चर्चा में क्यों है, देखिए फेसबुक है ना, जो फेसबुक की जो कंपनी है मेटा, ये उसकी एक पहल है, इसलिए ये चर्चा में है। देखिए ये क्या कर रहे हैं, जैसे एलन मस्क साहब ने क्या कर दिया ना, ऊपर स्टारलिंक के सैटेलाइट दुनिया भर के बना दिए ना, ये भाई साहब आए कि मैं भी बनाऊंगा भाई, जब एलन मस्क बना रहा है तो हम क्या करेंगे, हम पानी के नीचे बनाएंगे जी, वाटर केबल बिछाएंगे और जो है बड़े बड़े नेटवर्क बनाएंगे, पूरा देश का इंटरनेट फैलाएंगे पूरी दुनिया में। तो एक यही है ना, उच्च गति का इंटरनेट जो है आपको प्रोवाइड करेगा। तो कहाँ है इसका उत्तर, देख लीजिए आप, इसका उत्तर हो जाएगा डी, विश्व के डिजिटल हाईवे का विस्तार, स्थिरता को मजबूत करने के सब सी, अर्थात सी के नीचे एक केबल। और अभी ईरान जो है भाई साहब बोल रहे हैं कि हम हॉर्मुज़ की खाड़ी से जो केबल आ रहे हैं ना, तो वो हम काट देंगे, तो वही फिर इंटरनेट ठप हो जाएगा। उससे पहले ही आप ये वीडियो देख लीजिए 2-3 बार, वैसे कर नहीं पाएगा ईरान ऐसा कुछ। आगे चलते 84, देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत होते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की है, वो तो पता है, इसलिए ब्रह्मांड नाम है। तो बिग बैंग थ्योरी तो सबको ही पता है कि किसने दी थी, ये एडविन हबल, है ना, हबल ऐसे याद हम लिखते हैं इसको, एडविन हबल। होयल का स्थिर अवस्था का सिद्धांत, है ना, तो ये भी सही है, ये भी इसी से रिलेटेड है। तो इन्होंने इसमें क्या है ना, एक तो होयल, सर फ्रेड होयल करके एक वैज्ञानिक थे, उसके नाम पे बना दिया ये। 2 और थे इनके, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड, है ना, ये 3 लोग थे। इन्होंने क्या कहता है, बिग बैंग जो है ना, बिग बैंग में जो कुछ खामियां थी उसके विकल्प के रूप में इस सिद्धांत को दिया, कि इन्होंने थोड़ा और विस्तार से बताया। और इन्होंने ये भी बताया था कि जो है ना ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है, तो वो तो अभी सभी मानते हैं कि विस्तार हो रहा है, ये सबको पता है। तो ये 2 इससे संबंधित है। बिग स्प्लिट का सिद्धांत, ये देखिए ये इससे नहीं है, ये किससे, चंदा मामा से, चंदा मामा दूर के, तो चंद्रमा से संबंधित सिद्धांत है, तो इसको छोड़ दीजिए आप। तो केवल 2 सही है, पहला एंड दूसरा। 85 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये इस प्रकार के जो है ना घुमा फिरा के पूछता है, ये सीधा नहीं पूछेगा कि किस नदी के तट पर कौन सा शहर है। अब ये कहानी सुनाएगा यूपीएससी आपको,
रानी ने अपने मित्रों को बताया कि वो शायद 6 महीने पहले भारत के 3 अलग अलग नदियों गोमती, झेलम और कावेरी में नौका विहार करने गई। उसने निम्नलिखित किन शहरों का दौरा किया। देखिए घुमा फिरा क्या बोल रहा है, इसका मतलब कौन सी नदी कहाँ कहाँ पर है, उसके किनारे शहर है। तो गोमती लखनऊ तो पता ही है आपको, झेलम श्रीनगर भी पता है ना, और कौन सी बची है, कावेरी। तो कावेरी ये कोगडू, कोगडू है कर्नाटक में, तो कावेरी वहाँ के किनारे पे बसा हुआ शहर है। तो आपका उत्तर तो यही सही हो गया। देखिए तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अयोध्या तो किस पे है, सरयू नदी पे है, आपको पता ही है ना। और जो मदुरई है ये फेमस है, तो इसे भी याद रख लीजिए। हो सकता है कल जो है रानी है वैगई नदी भी घूमने चली जाए, तो उस प्रकार से बना देगा। और कल अगर रानी का मन हुआ, रानी मैडम को घूमने के लिए सरयू नदी, तो ये भी पूछ सकता है। तो ये लखनऊ की जगह घुमाने के लिए जौनपुर भी दे देगा, गोमती जौनपुर से भी बह रही है। तो ये जो मेन मेन तट हैं तो ये आप याद कर लीजिए। और अगर दिल्ली में आएगी एयर पोल्यूशन के मध्य, तो क्या है, यमुना नदी में भी घूम सकते हैं। तो ये सब जो मेन मेन शहर है आप याद कर लीजिए कौन सा किसके किनारे है। तो इसका उत्तर हो गया ए। काली मृदाओं के संबंध में क्वेश्चन है। काली मृदा में एक लंबे समय तक नमी बनी रहती है, बिल्कुल बनी रहती है ना। काली मृदा में चूना, लोहा, मैग्नीशियम, मैग्नीशिया है ना, और एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो कथन दो भी क्या हुआ हमारा, देखते हैं। कथन दो भी सही है। तो इसमें दोनों में देखिए ये ना, ये बहुत सारे होते हैं तो याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कर लीजिए कुछ कुछ याद, क्या करें। इसमें मुझे भी कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट का तो कर लीजिए, जैसे एल्यूवियल सोयल, काली मृदा, ये सब ना। तो ये दोनों कथन सही है। अब इसकी व्याख्या क्या है, देखिए व्याख्या तो नहीं करता ये, केवल इनके होने से पानी नहीं रुकता है ना। पानी रुकने का कारण कुछ और है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। पानी रुकने का कारण क्या है ना, जैसे ये जो हमारी जो होती है ना काली मिट्टी जो होती है, इसमें जो है नमी नमी के धीमे अवशोषण है ना, और नमी धीरे से ही निकलती है। तो ये मेन कारण होता है, इसमें फिर पानी रुक जाता है। और आपने देखा होगा चिपचिपी सी भी रहती है ना, चिपचिपी रहेगी तो पानी रुकेगा ही। तो ये इसका मेन कारण होता है पानी रुकने का। अब 87 देखते हैं, सतलुज नदी। देखिए सतलुज नदी, इसका कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो इसका उद्गम राकसताल झील, कहाँ, मानसरोवर झील के पास जो है राकसताल से इसका उद्गम होता है। तो ये सही है बिल्कुल। माना दर्रे से होकर गुजरती है, नहीं, किससे गुजरती है, शिपकीला दर्रा, ये आपको पता होगा। शिपकीला बोलते हैं, ला दर्रे को बोलते हैं, है ना। तो शिपकीला दर्रा से गुजरती है, तो ये होगा गलत आपका। व्यास नदी और हरिके बराज आपको पता ही होगा। ये व्यास नदी हरिके के निकट सतलुज में आगे मिलती है, तो बिल्कुल सही है। वहीं से हरिके बराज से क्या है, ये जो राजस्थान वाली है जो इंदिरा नहर निकलती है। और सतलुज नदी भाखड़ा नगर परियोजना की नहर प्रणाली को आपूर्ति देता है, बिल्कुल है। तो गलत पूछ रहा है, केवल उत्तर बी गलत इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं, 88 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है और हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को, लाहौल को लद्दाख के लेह से जोड़ता है, लाहौल को लेह से जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा नहीं, जोजिला दर्रा जो है ये किसको जोड़ते हैं, लद्दाख को जोड़ता है, लेकिन ये जोड़ता है आपके कश्मीर घाटी से, लद्दाख को कश्मीर से जोड़ता है जोजिला दर्रा। रोहतांग दर्रा ये पीर पंजाल श्रेणी में है ना। और बारालाचा दर्रा ये बिल्कुल सही है। ये क्या करता है, बारालाचा दर्रा जो है जास्कर श्रेणी में भी है, और क्या करता है, हिमाचल प्रदेश के जो लाहौल जिले को लद्दाख के लेह से जोड़ता है। जो आपका देखा होगा ना आपने, ये लेह से जो मनाली राजमार्ग है वो यहीं पर है, इसी पे ना, इससे निकलता है। तो ये सही हो जाएगा। जेलेबला तो सिक्किम में है ना, तो ये तो रहने दीजिए, सिक्किम में तो ये तो अलग हो गया है ना। आगे चलते हैं, दर्रे भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए ये फिर आ गया, देखिए इनमें पूर्व की ओर बहने वाली नदियां नहीं है, अर्थात आपको पता होगा हमारे यहाँ मेनली 2 वर्गीकरण है। एक तो जो बंगाली खाड़ी में गिरती है पूर्व की ओर, एक जो पश्चिम में अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर में ज़्यादातर क्या है, अधिकांश तो इसमें केरल के आसपास की नदियाँ हैं, कुछ नदियाँ कर्नाटक की भी है, और महाराष्ट्र में जैसे क्या है नर्मदा, तापी है ना, ये भी है। तो ये याद कर लीजिए आप। तो ये पूछ रहा है पूर्व की तरफ नहीं बहती, अर्थात इधर बहती है उल्टी दिशा में, पश्चिम की तरफ। तो इसमें कौन सा हो गया,
इसमें जो है शरावती जो नदी है ये पश्चिम में बहती है, बाकी जो सारी है ये आपकी पूर्व की होती है। वंशधारा है ना, ये वैगई भी और पेन्नार भी, ये सब इधर इधर की तरफ बहती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो नहीं बहती है पूछे तो उत्तर हो जाएगा इसका केवल एक, अर्थात पहले दूसरे वाला, बाकी सब इधर बहती हैं। पूर्व पश्चिम और नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम जरूर देख लीजिए, वो बार बार पूछता है। पूर्व की ओर बहने वाली जो है ना प्रमुख नदी आप याद करिए, देखिए इधर से आती है ना, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, वंशधारा, पेन्नार, वैगई, ये ऐसे इनके बीच में बड़ी नदी भी आ जाती है। कौन सी है? कावेरी है ना, गोदावरी, केजी बेसिन जिसे बोलते हैं, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सब याद कर लीजिए। गंगा तो हमारी है ही सबसे ऊपर, है ना। चलो आगे चलते हैं, 90th क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका उत्तर तो मिला लगा दिया। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पता होगा ना आपको पूर्वी घाट कहाँ है, ये पूर्वी घाट पूर्व में होगा ऐसे बोलते हैं, और पश्चिमी घाट ये जो हमारा फैला हुआ केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र है ना, ये वाला है। तो इसके कथन, इसके बारे में कथन करने हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी देदावटा है। तो आपको पता होगा सबसे ऊंची चोटी क्या है, सबको पता है, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी नंबर 1 है और नंबर 2 पे है देदावटा। तो ये तो हो गया गलत। जबकि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। तो पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी है और पश्चिमी घाट की कौन सी है? अनाईमुड़ी। तो ये हो गया पहला गलत, क्योंकि इन्होंने आधा स्टेटमेंट गलत दे दिया। अब देखिए अनाईमुड़ी जो है ना, ये 2695 मीटर है, ये याद कर लीजिए आप ना। अन्नामलाई पहाड़ियों में उसी के नाम पर अनाईमुड़ी है ये इसका नाम। और देदावटा है ये नीलगिरी में है। नीलगिरी दूसरे नंबर के नहीं, देदावटा है नीलगिरी पहाड़ियों में। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे और अविरत है। तो बिल्कुल ये तो पता ही, पूर्वी घाट नहीं, पश्चिमी घाट है। तो यहाँ बोला पूर्वी घाट की तुलना में, हाँ पश्चिमी घाट ही पूछा है। तो पश्चिमी घाट क्या है? ऊंचे भी है हमारे इधर वाले, और ये अविरत अर्थात कंटिन्यूअस है। देखिए ये पूर्वी घाट की खूबी क्या है और पश्चिमी घाट की, एक सेकंड में बता देते हैं। देखिए ये पूर्वी घाट जो ना, ये लगातार है लगभग ना, इसमें दर्रे बहुत कम है, आपने देखा भी होगा। तो ये ऊंचे भी है पूर्वी घाट का जो है, सह्याद्री जो है ये। और जो पश्चिमी घाट है ये ऐसे टूटा फूटा हुआ है, ये ना कहीं कहीं से फिर खाली मैदान आ जाएगा, फिर ये टूटा फूटा है, अविरत बोलते हैं इसे ना पूर्वी घाट, मतलब कंटिन्यूस एक्चुअली ये ना। ये इंग्लिश में देख लेते हैं इसे, अविरत किसको बोल रहा है, मैं एक बार इसको ना, आर मोर कंटिन्यूस। हाँ तो लगातार जो है ना, हाँ लगातार है मतलब कंटिन्यूस, वही जो बता रहा हूँ, ये अविरत नहीं है, मतलब ये विरत है। तो ये है कंटिन्यूस, अर्थात कंटिन्यूस को हिंदी में बोलते हैं अविरत, मतलब विरत नहीं होना। विरत होता है जो अलग अलग बिखरा रहता है, ऐसे विरत। तो ये हिंदी की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो समझ गया आप। कहने का मतलब ये कि नॉन कंटिन्यूस है, ये टूटा फूटा है ऐसे ना। अविरत मतलब ये विरत है और ये अविरत है, क्या विरत है अविरत। तो चलो कंसेप्ट आप समझ गए ना। तो क्या हुआ इसका उत्तर हमारा, हो गया हमारा बी, है ना, ये हो गया। सही कौन सा था? केवल यही सही था। जब भी आपको कन्फ्यूजन होता है ना, तो इंग्लिश का शब्द देख लीजिए, अगर कंटिन्यूस बोल रहा है या नॉन कंटिन्यूस बोल रहा है। 91 आगे चलते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशेषताएं पूछ रहे हैं। तो भारत में सबसे व्यापक रूप से, तो पता ही है, पाए जाते हैं। इसमें क्या है, वर्षा जो है इसमें देखिए मीडियम सी वर्षा होती है, 70 से 200 सेंटीमीटर, ना ज़्यादा ना कम, बिल्कुल सही है। इनको क्या है, इसलिए इनको मानसून वन भी कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन भी कहते हैं, है ना, ये याद रख लेना। क्योंकि हमारे यहाँ मानसून ज़्यादा होता है, ज़्यादा क्षेत्र में तो मानसून वन ही ज़्यादा होंगे। तो ये भी सीधे सा लॉजिक है। इन वनों में मुख्य रूप से ग्रीन हार्ट, केबिन वुड, है ना, और महागनी वर्ष पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये कहाँ होते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का है ये। महागनी से तो आपको पता ही होगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, है ना, वर्षा वन। तो क्या हुआ इसका उत्तर, बी हो जाएगा। अच्छा हमारे ये जो इसमें जो वन पाए जाते हैं, ये जो मानसूनी वन जो होते हैं या उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, आपको पता होगा हमारे एरिया में कौन से वन पाए जाएंगे, सागौन, बांस, साल, शीशम, है ना।
और चंदन खैर, ये सब अर्जुन, ये सब इसके फेमस प्रजातियाँ हैं, ये भी याद कर लीजिए और इनकी भी। देखिए इन वनों के ना दो तीन फेमस प्रजाति आप याद कर लोगे तो फिर आपका ना आंसर निकल जाएगा। सभी प्रकार के जो मेन मेन है वो आप 2 से 3 प्रजातियाँ याद कर लीजिए, जो भी आपके याद रह सकते हैं और जो फेमस है, जैसे देवदार, ये सब पता है, चंदन खैर है ना, ये शीशम, जामुन। अब देखिए मानसून के निवर्तन। देखिए जब मानसून आता है तो उसे तो मानसून ही बोलते हैं। ऐसे जब यहाँ आएगा केरल में, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ये जून के आसपास यहाँ से शुरू हो जाता है ये, फिर यहाँ तक आते हैं जुलाई अगस्त सितंबर से वापस होना शुरू हो जाता है। तो जब मानसून कम पड़ना होता है वह उसे बोलते हैं निवर्तन। तो फिर मानसून ना वापस जाने लगता है, बेचारा इधर से आया फिर वापस भी तो जाना है इसको, दुनिया गोल है भाई, जो आया उसे जाना पड़ेगा। तो इसके बारे में ही पूछ रहा है। इस मौसम के दौरान गंगा के मैदान की निम्न वायुदाब द्रोणी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ हो जाती है। तो ये कथन सही है। देखिए जहाँ निम्न वायुदाब होगा, है ना, मतलब गर्मी होगी, है ना, हवाएं ऊपर उठेगी तो यहाँ निम्न वायुदाब बन जाएगा। और जब इधर हिंद महासागर में उच्च दाब बनता है तो तभी उच्च दाब से, देखिए आप प्रेशर भी डालेंगे किसी के ऊपर तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर भागता है, तो ऐसे ही हवाएं भागती हैं और वही हवाएं मानसून लेकर आती है हमारे इधर, जो दक्षिण पश्चिमी जो आता है। तो ऐसे ही जब वो निम्न दाब ऊपर से यहाँ से नीचे की ओर खिसकेगा तभी तो मानसून लौटना शुरू होगा। तो ये सही है कि भाई ये खिसकना हो जाता है शुरू, क्योंकि सूरज क्या है ना, आपने पता होगा, ये दक्षिणायन होने लगता है। पहले उत्तरायण जब होगा यहाँ गर्मी होगी, यहाँ क्या बनेगा, हाई टेम्परेचर बनेगा और लो प्रेशर बनेगा। जब सूरज की किरणें इक्वेटर से नीचे की ओर हो जाएगी दक्षिण की ओर तो उसे बोलते हैं दक्षिणायन। तो सूरज क्या है ऊपर से दक्षिण की ओर नीचे आना शुरू हो जाता है। तो जब नीचे होगा हमारे उधर ठंड होनी शुरू हो जाएगी और नीचे वाले की तरफ गर्मी होनी शुरू हो जाएगी। जहाँ गर्मी होनी शुरू होगी, जब हाई टेम्परेचर होता है वहाँ लो प्रेशर होता है, सीधी सी बात है, क्योंकि हवाएं ऊपर उठ जाएंगी। तो यही इसका कारण है। मानसून को फिर ये ना वापस खींचने लगती है हिंद महासागर से नीचे की ओर, ऐसे यहाँ की ओर। तो मानसून के होने फिर निवर्तन शुरू हो जाता है और सर्दियों तक क्या है ना, पूरा यहाँ तक आ जाता है, तमिलनाडु तक। आगे देखते हैं। साफ आसमान और उच्च तापमान और नम भूमि संयुक्त रूप से उत्तर भारत में कार्तिक मास की ऊष्मा का कारण बनते हैं। तो ये भी सही है, ये तो इसी से जुड़ा फिनोमेना है, तो ये भी सही है। तो दोनों सही है ना। कार्तिक मास की ऊष्मा यही होती है बस। चलते हैं आगे। 93। अब फिर अभी रानी गई थी, अब उनका भाई चल दिया रवि पीछे पीछे घूमने, है ना। बस रानी कहाँ गई थी, नदियों के पास, और ये भाई साहब बायोस्फीयर रिजर्व जा रहे हैं। तो ये किसकी योजना बना रहे हैं, जो यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है। तो अब ये क्वेश्चन भी आता है ना। तो ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन कौन से को जाएगा, अर्थात जो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं होगा किसी एक में कोई, तो वो वहाँ नहीं जाएगा। तो सारे बायोस्फीयर होने इसके लिए ज़रूरी है। तो देखिए पहले में जाएगा भाई मन्नार की खाड़ी, है ना, है, ये तो है बायोस्फीयर की लिस्ट में। नीलगिरी भी है, नोकरेक भी है, लेकिन कोल्ड डेजर्ट नहीं है। तो भाई यहाँ क्यों जाएगा ये, तो ये तो कट जाएगा। अब देखते हैं यूनेस्को में, और डिब्रू सैखोवा, देखिए डिब्रू सैखोवा नहीं है, तो ये तो यहीं से वापस हो जाएगा, तो नहीं जाएगा। आगे भी देख लीजिए अगर देखना है तो। सिमलीपाल है ना, पंचमढ़ी, ये जो पंचमढ़ी ये भी है, और आगे क्या हो गया, अचानक, अमरकंटक ये भी है। तो इसमें भी ये तीनों हैं, लेकिन ये पहले ही नहीं है, तो ये नहीं जाएगा यहाँ, क्योंकि ये तो जिद पकड़ के बैठा ना। इसको ऐसे ऐसे नहीं घूमना, इसको वहीं घूमना जो यूनेस्को की लिस्ट में है। ये भाई साहब थोड़े ज़्यादा चूजी हैं, है ना। अब देखिए शेषलचम, है ना, तो जब ये नहीं है तो ये यहाँ भी नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा रवि, है ना। ये तो अपनी बहन से भी ज़्यादा जिद्दी है। तो सुंदरबन, देखिए सुंदरबन बिल्कुल है, कोमल लगाई यहाँ, नंदा देवी बिल्कुल है, कोल्ड डेजर्ट नहीं है। अच्छा यहाँ तो दो नहीं है ना लिस्ट में, तो यहाँ तो ये बिल्कुल ही नहीं जाएगा। तो रवि को चाहे कितने भी पैसे दो यहाँ नहीं जाएगा। अब बचा एक, यहाँ तो इसको जाना ही पड़ेगा। अब अमर अचानक कंटक ये भी है, अगस्त्यमलाई बिल्कुल है यूनेस्को की लिस्ट में, यूनेस्को की, और कंचनजंगा है, और पन्ना भी है, पन्ना टाइगर रिजर्व या बायोस्फीयर बोल दीजिए, कुछ ही बोल दें इंग्लिश हिंदी। तो रवि खुश हो गया, अब यहाँ जाएगा, है ना। 1 2 3 4 जगह घूम कर आएगा। और रवि का अगर और भी जाने का मन है ना, तो पता कहाँ कहाँ जा सकते हैं, सुंदरवन जा सकते हैं, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेटर निकोबार, सिमलीपाल, है ना, पंचमढ़ी, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा, पन्ना, ये सब जगह जा सकते हैं, क्योंकि सारे यूनेस्को की लिस्ट में है। तो अब रवि को बता दीजिए, बाकी जगह घूम जाएगा, और वो अगले साल फिर यूपीएससी उसको देख लेगा और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। आइए
अब हम भी चलते हैं घूमने, कहाँ, जलाशय और बांध के ऊपर, और कौन सी नदियों पे हम ये देखते हैं। तो इनका मैचिंग करनी है, कौन सा कितने सुमिलित है। देखिए गांधी सागर बांध ये कहाँ है, नर्मदा के ऊपर थोड़ा, ये चंबल नदी के ऊपर है ना, चंबल नदी पर, तो ये हो गया गलत। दूसरा क्या है, मैथान बांध। मैथान आपको पता होगा, बड़ा फेमस है झारखंड का, बराकर, जो बराकर नदी, बराकर जब आज़ादी के बाद जो बड़ी परियोजना शुरू हुई थी ना, तो वो यहीं पर हुई थी, दामोदर घाटी नदी परियोजना इसे बोलते हैं, दामोदर घाटी नदी परियोजना में यहाँ 3-4 बांध बनाए गए थे, तो ये मैथान उनमें से एक प्रमुख बांध था। तो ये याद रख लेना, इसलिए इसने पूछा भी है, ये गलत है, मैच ने। टिहरी बांध भगीरथी में, तो ये तो आपको पता ही है, गढ़वाल जिले में, उत्तराखंड में, पहले यूपी में था, फिर अलग हो गया था, तो 2000 में अलग हो गया था, तो अब ये अलग चला गया उत्तराखंड में। नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध कहाँ है, आंध्रा में है ना, और आंध्रा और तेलंगाना की सीमा पे है वैसे तो क्या है, ये कृष्णा नदी के ऊपर है, आपको ये याद रखना है। तो ये सही है, तो इनमें से 3 और 4 सही है, तो उत्तर हो जाएगा बी, 1 और 2 गलत है। 95 क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्व विसंगति। अच्छा, अर्थात ये गुरुत्व जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी विसंगति के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें से कौन से को बोलेंगे हम। देखिए जहाँ गुरुत्वमान शून्य होता है तो ऐसे तो कोई जगह ही नहीं होगी जहाँ शून्य होगा, ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र के निकट पहुंचने पर गुरुत्व घटते मान को संदर्भित करता है, ये गुरुत्व विसंगति नहीं होती, अभी तो कम ज़्यादा होगा, ठीक है। विसंगति क्या होगी, देखिए विसंगति होगी, मान लिया हम सोच रहे हैं कि यहाँ इतनी मात्रा होनी चाहिए किसी चीज़ की, लेकिन हमें उतनी मात्रा नहीं मिली, तो हम विसंगति बोल देंगे भाई नियम तो ये है कि यहाँ इतना गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं है, कम है, तो उसे बोलते हैं विसंगति। तो ये देख लीजिए, ये बढ़ते मान को ये भी नहीं है, गुरुत्वाकर्षण से प्रेरित मान और अपेक्षित अंतर, हाँ जब अंतर होगा जो हम ऑब्जर्व किया था और जो हुआ वहाँ पे उनमें विसंगति है, तो वही हो जाएगी विसंगति, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। 96 देखते हैं। देखिए ये तेज शुष्क और अत्यधिक गर्म पवने हैं, तो अगर आप इतना भी पढ़ोगे तो आ जाइए कहाँ, लू। भाई लू में हर साल के दिन लोग मरते हैं, हीट स्ट्रोक आता है, डिहाइड्रेशन होता है, जून में विशेष से चलते हैं, मई और जून में, तो सीधे से इसका उत्तर ये होगा, कहाँ है, उत्तरी भारत में चलती है मेनली, तो ये आपको याद रखना है, ये तो पता ही होगा आपको। अच्छा मिस्ट्रल अभी पढ़ी थी हमने, मिस्टर क्या है, मिस्टर कूल के नाम से इसकी ट्रिक बनी थी, मिस्टर कूल है ना, तो ये ठंडी हवा है, ये कहाँ से चलती है, फ्रांस के दक्षिण हिस्से में चलती है मेनली। लू हमारा पता है उत्तर भारत और एमपी तक मध्य भारत में भी चलती है, गर्म और एकदम शुष्क पवने, मर जाते हैं लोग इसमें कितने सारे, है ना। नॉर्वेस्टर जो है ये क्या है, पूर्वी भारत में चलती है और बांग्लादेश में चलती है। ये कब आती है, ये याद रखना, मानसून के पहले महीने में चलती है ये नॉर्वेस्टर। अच्छा इसके नाम से ऐसे लगे ना ये कोई यूएस वेस की होगी, ये जबकि इसका नाम इतना थोड़ा स्टाइलिश है, लेकिन ये है भारत की, है ना, भारत की और बांग्लादेश में चलती है, क्योंकि बांग्लादेश तो पास ही है हमारे, बांग्लादेश को तो हम फ्री में बहुत सारा कुछ देते हैं, तो फ्री में हवा भी दे रहे हैं उसको, ले जा भाई नॉर्वेस्टर, है ना। हरमट्टन कहाँ है, ये पश्चिमी अफ्रीका में चलती है। हरमट्टन क्या है, शुष्क एकदम धूल भरी, है ना, देखते होंगे आप अफ्रीकन लोगों के ना चेहरे पे भी धूल जम जाती है, तो ये वो वाली है, सर्दियों के दौरान चलती है, तो इसका उत्तर क्या होगा, लू। आगे जल्दी होने वाला है पूरा हमारा 97। फिर देखो पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह के ऊपर आ गया क्वेश्चन। पार्थिव ग्रह और बृहस्पति ग्रह, तो आपको पता चलेगा पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, ये रहे इधर, बुध, उसके बाद क्या है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर यहाँ आ गए पत्थरों की बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये आगे जोवियन, बृहस्पति के बाद आ गए, फिर क्या है बृहस्पति के बाद वो आ जाएगा ये सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तीनों ये चारों आ जाएंगे इधर, ये जोवियन ग्रह बोलते हैं इसको। बृहस्पति शनि, बृहस्पति के बाद शनि आएगा, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, ये आ जाएगा। ये सब गैसीय पिंड है, गैस से बने होते हैं, और ये सब सॉलिड होते हैं, ठोस बने हुए हैं सारे के सारे, तो इनके ऊपर पूछे है कुछ, यही देखो यही पूछा, पार्थिव ग्रह ठोस चट्टाने होते हैं, बिल्कुल होती है, जबकि मुख्यतः बृहस्पति ग्रह जो जोवियन ग्रह हैं ये सारे के सारे लास्ट बाद वाले ये गैस से बने होते हैं, तो बिल्कुल सही है क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट सही है, पार्थिव ग्रहों का घनत्व बृहस्पति ग्रहों की तुलना, भाई ठोस का तो घनत्व ज़्यादा होगा ही, कॉमन सेंस है। आगे चलते हैं, बृहस्पति ग्रहों में उनके अधिक द्रव्यमान के कारण स्थलीय ग्रहों की तुलना में क्या है, अधिक गुरुत्वाकर्षण होता है, तो ये भी है। देखना ये एक्चुअली ये दिखने में तो गैस के हैं, लेकिन इनका द्रव्यमान इसे है कि इनका आकार बहुत बड़ा है,
तो इसलिए आकार बड़ा है, द्रव्यमान अधिक है, तो इनका क्या है, गुरुत्वाकर्षण भी अधिक होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। 97 हो गया। 98 देखते हैं। अच्छा, आगामी सौर विकिरण है ना, सूर्य तप के संदर्भ में है ना, सूर्य तप जिसे बोलते हैं इंसोलेशन, कुछ कथन बताने कि कौन कौन से कथन सही है। 2 कथन दिए। अपसौर की तुलना में उपसौर की स्थिति पृथ्वी के को अधिक सूर्यताप प्राप्त होगा, तो बिल्कुल होगा। देखिए उपसौर में क्या होगा, पृथ्वी जो है उपसौर हो जाएगा पास, है ना, इसे ऐसे याद रख लीजिए। अपसौर को अंग्रेजी में बोलते हैं एपीहेलियन और उपसौर को बोलते हैं पेरीहेलियन, है ना। तो उपसौर कब होता है, जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, ये लगभग 3 जनवरी के आसपास होता है। और अपसौर जब होता है जब पृथ्वी दूर होती है। तो अगर आपको नहीं याद रहे, इंग्लिश वाला याद रखिए। देखिए क्योंकि इसमें ना कन्फ्यूजन होता है। देखिए पेरी अर्थात परी है कोई, तो परी क्या है, परी को सब चाहेंगे कि हमारे पास रहे, दूर कौन भगेगा, कोई नहीं। तो ये ऐसे याद कर लीजिए। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया सही। दूसरा क्या है, पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप का वितरण अक्षांश, वायुमंडलीय संगठन और सूर्य के प्रकाश के आपतन कोण से प्रभावित होता है। बिल्कुल। देखिए आपतन कोण होता है, सूरज की जो किरणें हैं वो किस एंगल से पड़ रही है पृथ्वी के ऊपर, तो इससे भी प्रभावित होगा सूर्य का ताप, सतह का तापमान, है ना। अक्षांश तो होगा ही भाई, उच्च अक्षांश ठंडे होते हैं, देखा होगा आपने, निम्न अक्षांश थोड़े कम होते हैं। वायुमंडलीय संगठन भाई, अगर ग्रीन हाउस गैस बन रही है या किस प्रकार का साफ आसमान है, क्या है, तो ये सब सूर्य के इसको सूर्य ताप को प्रभावित करते हैं। तो दोनों उत्तर सही हो जाएंगे। तो सही हो जाएगा इसका उत्तर। 99 देखते हैं। 99 क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिया उन्होंने। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। देखिए कोई जलवायु क्षेत्र बताया, उसकी विशेषताएं बताइए और बताना है। टुंड्रा है, स्टेप है। देखो टुंड्रा तो आपको पता है बहुत ठंडा होता है ना, बिल्कुल जो जहाँ रूस के ऊपर जो होता है ना, जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी रहती है, एस्किमो जहाँ होते हैं, है ना, उनके बर्फ़ के घर बने होते हैं, वो वाला है टुंड्रा। स्टेपी जलवायु। भूमध्य सागरियों में क्या होता है, देखिए ये जैतून और खट्टे फल जो है, ये अगर इतना भी स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आप सीधा लगा दोगे भूमध्य सागरीय जलवायु। लेकिन बाकी 2 भी पढ़ लेते हैं। क्या है, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, तो हमारे इधर का आ गया। तो ये क्या रहा है, पढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु गर्म होती है, ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क भी होती है ना, तो ठीक है। जबकि शीत ऋतु मृदु और आर्द्र होती है। तो शीत ऋतु में वर्षा कहाँ होती है, आपको पता ही होगा, भूमध्य सागर में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो उससे भी आप आइडिया लगा लोगे। और जो हमारी तरफ ये क्या आता है, पश्चिमी विक्षोभ, देखिए ये कब आता है, ठंडी के दिनों में आती है ना, इन दिनों आ रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, इन दिनों। तो जब वहाँ वर्षा हो रही है तो हमारे यहाँ भी वर्षा हो रही है, देख लो। तो इससे भी अंदाजा लगा लोगे आप। देखो भाई हमारे इधर भी जो पश्चिमी विक्षोभ जो इधर से आता है भूमध्य सागर से उठने के बाद, तो यहाँ तक नमी लेता है और यहाँ भी वो वर्षा करता है। वनस्पति में सूखा प्रतिरोध झाड़ या छोटे छोटे पत्ते वाले वृक्ष और बिखरे हुए घास के मैदान होते हैं, तो ये भी सही है। और तीसरे से ही आपको आइडिया लग जाएगा, तो भूमध्य सागरीय जलवायु है। तो ये इसकी विशेषता है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये आप याद कर लीजिए, हमेशा पूछता रहता है भूमध्य सागर। अच्छा भूमध्य सागरीय, ये भूमध्य सागर से आप भूमध्य रेखीय जलवायु से ऊपर वो नहीं होना, क्योंकि ये तो है इक्वेटर, भूमध्य रेखीय जलवायु ये अलग है। और भूमध्य सागर वो है जो भूमध्य सागर जो है मेडिटेरियन सी, उसके आसपास की जलवायु है। आपको पता हो ना फ्रांस में क्या है, वहाँ शराब शैंपेन वगैरह ज़्यादा बनते हैं, इटली है ना, ये अपने क्या है इस प्रकार के फलों के लिए प्रसिद्ध है। ये शराब अंगूर से बनती है, तो वहाँ अंगूर की खेती होती है। जो भी अच्छे अच्छे महंगे महंगे फल है देखो उनकी सबकी खेती होती है, बादाम की, अंजीर की, जैतून की है। ये अंग्रेज लोग इतना होशियार है, देखिए अपना जैतून का ऑयल भी इतना महंगा बेचते हैं क्योंकि उगता वहीं है ना। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। ये वर्षा की परिवर्तनशीलता अर्थात कभी कम कभी ज़्यादा, है ना, जब वर्षा में बदलाव होता है उसके अकॉर्डिंग क्या पूछ रहा है, आरोही क्रम। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, यानी कहाँ कम है परिवर्तनशीलता और कहाँ ज़्यादा है, ऐसे ये बताना है हमें। तो कोंकण तट, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी घाट, तो इनमें से बताना है आपको ना। तो सबसे स्थिर मतलब एक किस्म से वर्षा कहाँ रहेगी, कोंकण तट पे, जहाँ उसमें बदलाव कम होगा, थोड़ा कम होगा। और फिर पश्चिम घाट में थोड़ा बहुत हो जाता है। और जो राजस्थान है ना, देखिए आपको राजस्थान का भी उदाहरण देंगे तो समझ जाएंगे, ये इसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन होता है। क्योंकि राजस्थान में आप देखते हो ना भयंकर गर्मी होगी, और कभी कभी आप ताज्जुब मानते हैं कि यार बाढ़ भी आ गई वहाँ, तो है ना। माउंट आबू पे आप देखोगे दिन में गर्मी रहेगी, रात में अत्यधिक ठंड हो जाएगी।
तो इस प्रकार से वर्षा की परिवर्तनशीलता जो है बढ़ते क्रम में सबसे अधिक क्या होगी, पश्चिमी राजस्थान में होगी। फिर उससे थोड़ा कम हो जाएगी आपका पश्चिमी घाट पे, है ना। फिर हो जाएगी सबसे कम परिवर्तनशीलता कोंकण तट पर। तो ये देखिए आप, क्योंकि इसमें क्या होता है, राजस्थान में जो है औसतन क्या है 100 से 250 मिलीमीटर वर्षा होती है ना। कभी कभी सूखा जाएगा, लेकिन कभी कभी बाढ़ आ जाएगी। और जो कोंकण तट है वहाँ क्या है 250 से 400 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा होती है। और पश्चिम घाट का तो पता ही है आपको, मानसून वहाँ टकरा कर वर्षा करता है, लेकिन बदलाव थोड़ा कम आता है। तो ये इसका कहने का मतलब है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। और अभी ये ज्योग्राफी का है, इसके बाद एक टेस्ट और देखते हैं ज्योग्राफी का। इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि केवल उत्तर बताएं और तेज़ी से निपटा दी जाए तो बताइए आप। और अगर ये तरीका आपको सही लग रहा है कि पूरा टॉपिक ही क्लियर कराते जाएं, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, तो भी बताइए फिर। क्योंकि मुझे लग रहा है कि वीडियो लंबी हो रही है, तो थोड़ा इसको थोड़ा कम बताया जाए एक्सप्लेनेशन। लेकिन फिर लगता है कि नहीं यार, फिर फ़ायदा क्या है, फिर ऐसे तो कोई भी उत्तर देख लेगा, गूगल कर लेगा। तो बताइए जैसे भी आपको अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।